अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम जो है यूनिट नंबर 2 उसका लेक्चर नंबर 1 जो है होम्योस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे होम्योस्टैटिक्स असल में कैसे कहते हैं। तो आपको पता है होम्योस्टैटिक्स सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का सेट है जिसका काम क्या होता है, टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारे लिविंग आजम के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना है विद इन सुइटेबल लिमिट्स, यानी एक ख़ास लिमिट्स के अंदर जो है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस की अगर आप यूनिट पे देख लें, अगर पेज पे देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फ़िज़िकल बैलेंस से हम तराजू कहते हैं उसकी तस्वीर बनी पड़ी है। आपको पता है फ़िज़िकल बैलेंस के अंदर जो है हमें दोनों किस्म के जो ब्लड होते हैं उसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। यानी एक वेट होता है, एक जो है हमारे पास जो चीज़ खरीदते हैं, दोनों का मेंटेन करना होता है। इसी तरह से जो है हमें इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको एक ख़ास लिमिट्स के अंदर जो है मेंटेन करना है। मीन्स न ज़्यादा न कम, न इंक्रीज़ हो कोई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर, ना ही जो है उस लिमिट से जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो टेम्परेचर की एग्जांपल लेते हैं। हमें जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है? क्योंकि आपको पता है हमारे जिस्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम एक ख़ास जो है टेम्परेचर रेट पे जो है अपना वर्किंग कर रहे होते हैं। अगर एंजाइम्स जो हैं उनको जो टेम्परेचर सूटेबल ना मिले, या वो टेम्परेचर हाई हो जाए या टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं या तो उनकी फुल स्टॉप हो जाती हैं या एक्टिविटीज़ जो उसकी जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है आपको पता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन यानी टेम्परेचर कंडीशन जो है यहाँ तो हमारे जिस्म के अंदर इंक्रीज़ हो गई, यहाँ डिक्रीज़ हो गई, यानी टेम्परेचर यहाँ हमारे जिस्म का बढ़ गया है, यहाँ कम हो गया है, तो क्या होगा, हमारे जिस्म के अंदर जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। उस फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स हमारे ब्लड्स के अंदर मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद टेम्परेचर की जो रेंज होती है, जो लेवल होता है, उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। यानी यहाँ तो टेम्परेचर हमारे जिस्म के अंदर इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ तो टेम्परेचर का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, वो 37 जो है वो सेल्सियस स्केल होती है। इससे अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या इससे जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद जो है दे सेंड द कमांड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन के जो है वो कमांड भेजेंगे। फिर ब्रेन क्या करेगा, हमारे जिस्म के अंदर जो है कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी मिसाल ले लें, हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे जो है वो जिस्म से पसीना आना शुरू हो जाता है, हमारे हेयर जो है वो ले डाउन हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है तो आपका बॉडी टेम्परेचर से बॉडी से जो स्वीट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाती है, आपके हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं और वो जो मैकेनिज्म क्रिएट होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं आपकी बॉडी की वो क्या होती हैं, नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाती है। मतलब यहाँ तो टेम्परेचर आपका अगर कम हो गया तो उस मैकेनिज्म से क्या हो जाता है, वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या होगा, उस मैकेनिज्म से वो बॉडी टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाता है अप टू अ नॉर्मल पॉइंट। एक खास पॉइंट तक जो है हमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो आ जाता है, उसके अंदर से जो है हमारा जो है वो पूरा एक्टिविटीज़ जो चलती हैं। तो ये होम्योस्टेसिस जो है ये एक सेट ऑफ मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी के जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल लिमिट्स के अंदर रहता है, ना ज़्यादा ना कम। तो इसी तरह हमारे पास जो होम्योस्टेट्स है उस होम्योस्टेट्स के 3 एस्पेक्ट यानी 3 जो है मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है या प्रोसेस हैं जिससे जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। उसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर और साल्ट की मिकदार है, यानी जो सॉल्यूट कॉन्टिनेंट ऑफ द सेल्स हैं या बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस जो है डिज़ोल्व हुए पड़े, उनकी अमाउंट्स को जो है मेंटेन रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी बढ़ जाता है, वाटर बढ़ जाता है, तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ब्लड सेल की मिसाल है तो अगर हमारे ब्लड सेल के अंदर जो है वो बॉडी जो समझो पानी है वो है 70%
और हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ऑफ द सेल उसमें पानी जो है वो 90% हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो क्या होगा, बाहर से पानी जो है वो ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर आना शुरू हो जाएगा तो आपके ब्लड सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सूज जाएगा और फट भी सकता है। ठीक है, अगर कंडीशन उलट हो जाए, मिसाल के तौर पर बाहर जो है वो अंदर पानी ज़्यादा है, 70% पानी हमारे सेल के अंदर और पानी बाहर जो है वो 50% हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि अंदर से पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका सेल जो है वो श्रिंकेज हो जाएगा, सूज जाएगा। तो इसी वजह से होम ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे जो सोल्यूट कॉन्टिनेंट है, यानी साल्ट और वाटर जो हमारे जिस्म के अंदर डिजोल्व हुए पड़े, उनकी मिकदार को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है उसको एक ख़ास ऑप्टिमम रेंज के अंदर जो है थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस के ज़रिए मेंटेन करना होता है, ताकि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम जो है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी जो है वो एक्शन यानी अपना वर्क जो है वो कर सकें। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रिएशन है। एक्सक्रिएशन के अंदर क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ टॉक्सिक्स और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। उन टॉक्सिक्स और वेस्ट मटेरियल्स को हमारे जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। इफ़ दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर हमारे जिस्म के अंदर जमा शुरू हो जाए, व्हाट हैपन, दे काज सम हार्मफुल साइड इफेक्ट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ख़तरनाक असरात जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 3 मैकेनिज्म हैं जिसके ज़रिए जो है वो होम्योस्टेटिस जो है वो वर्किंग कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है एक्सक्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट जो है उसको क्या करते हैं, प्लांट जो है अपने जिस्म के अंदर किस तरह से जो है वो एक्सक्रिएट करते हैं और स्टोरेज करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और उनको। तो आपको पता है हमारे प्लांट जो है उस प्लांट के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और दूसरा प्रोसेस आपको कहता है रिस्पायरेशन होता है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो वाटर इज़ हार्मफुल, उसको नुकसान देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या करेंगे, प्लांट अगेन यूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट स्टोर भी करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है उसको अगेन यूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इसी तरह जो है प्लांट जो है वो अपने जिस्म के अंदर कुछ मिकदार जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो उसको एक्सक्रिएट भी करते हैं। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, मिसाल के तौर पर डे टाइम पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने जिस्म से जो है वो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकाल देते हैं। तो आज का यह लेक्चर मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 जो है कल स्टार्ट करेंगे। हमारे लास्ट टॉपिक है आज का, वो है एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो अपने जिस्म के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह एक्सक्रिएट करते हैं जब वो एक्स्ट्रा जो है मिकदार में हो जाती है, और उसको किस तरह स्टोर करते हैं फॉर द डिफरेंट प्रोसेस के लिए। उसके अंदर हम आपको पता है कि प्लांट जो है उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और दूसरा प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होता है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम पे होता है, तो डे टाइम पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, जब प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन हो रहा होता है तो उसके दौरान आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको वो स्टोर भी करते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट जो है वो रिस्पायरेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मगर आपको पता है नाइट टाइम को जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा होता और रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा बन रही होती है। जब ज़्यादा बन रही होती है तो एक्स्ट्रा जो कार्बन होती है उसको वो अपने जिस्म से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से जो है प्लांट जो है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को स्टोर भी करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है प्लांट यूज़ भी करते हैं, और उसको अगर डे टाइम पे आपने देखा होगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, इसलिए डे टाइम के ऊपर जो है वो प्लांट जो है वो अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है
वो यूज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो ज़्यादा मिकदार पे जो ऑक्सीजन जिस्म से बाहर खारिज कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको पता है बड़े कहते हैं कि रात के टाइम के ऊपर जो है वो दरख्तों के नीचे न सोया जाया करे। उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा नहीं होता, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फेटल फॉर अस। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं।